जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 10 मार्च 1761 को पोर्तुगीजों ने गोमांतक से एक पत्र नाना को भेजा है। याद रहे, तब तक पानीपत का तो पूरा कांड हो चुका था, मराठे हार चुके थे। पोर्तुगीजों का लेटर नाना को पहुंच गया। लेटर में लिखा था कि उत्तर में पठान की जीत का शोर यहाँ अंग्रेज मचा रहे हैं, कुछ उसके साथ झूठी बातें भी लोगों में दे रही हैं। आपका नाम लेके हमारे व्यापारी जहाज़ों को पकड़ा जा रहा है। मराठा सरदारों में नाना प्रकार से बुद्धिभेद करने की भी अंग्रेज लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही अंग्रेजों के विरुद्ध रोना धोना पोर्तुगीजों ने गाया है। अब ये वैसे तो बहुत साधारण पत्र है, बहुत ही साधारण पत्र है, लेकिन इस साधारण पत्र को गंभीरता से लेते हुए नाना ने नारायण भास्कर को गोमांतक भेजा। उद्देश्य था हजबी, ये जो जंजीरा में बैठा था, हजबी के विरुद्ध जो भी मराठी कार्रवाई कर रहे थे उसमें मराठों को पोर्तुगीजों की मदद लेने की मनीषा थी। नारायण भास्कर गोमांतक पहुंचा। उसने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन वहां पे ऑफिस में एक मजेदार बात हो गई। जब नारायण भास्कर ऑफिस पहुंचा, उसी वक्त इस हजबी का वकील भी अपनी मांगे लेकर वहां पे उसको बैठा मिला। अब हजबी के वकील को देख के नारायण ने तुरंत आत्मरक्षा में तलवार उठाई और उसका एग्रेशन देख के पोर्तुगीज ऑफिसर ने वकील के आने का भास्कर को कारण बताया। तब जाके नारायण भास्कर शांत हुआ, अपनी तलवार म्यान कर दी। मजा देखो, भूमि है भारतवर्ष। कहाँ चल रहा है? भारतवर्ष के भूमि पे चल रहा है। किसके साथ कौन आया? इथोपिया के गुलाम से सुल्तान बना एक आक्रांता दूसरे यूरोपियन आक्रांता से आर्जव कर रहा है वहां बैठ के कि इन हिंदू काफिरों को, हिंदुस्तानी काफिरों को मिटाने के लिए मेरी मदद करो। क्या सीन है देखो, मेरे घर में, मेरे सामने मेरे ही हमवतन आक्रांत सुल्तान की तरफ से मुझे नेस्तनाबूद करने के लिए दूसरे आक्रांता से मदद की अपेक्षा रख रहा है। और किससे? कौन आक्रांता? जिसकी भारत में पूरी की पूरी कमर इन मराठाओं ने ही तोड़ दी है। मराठाओं ने पोर्तुगीजों का अस्तित्व वसई में पूरा का पूरा मिटा दिया था और उनको दीव दमन और गोमांतक में सीमित कर दिया था। ये आपको मैंने बताया है, चिमाजी अप्पा ने जब वसई जीती थी। विषय तो हास्यास्पद है, लेकिन यहाँ नाना की विवशता मुझे नजर आई। फ्रेंचों का सहारा मिलना अब तो असंभव था, क्योंकि फ्रेंच विश्व भर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में मात खा चुके थे, या भारत में खा रहे थे, क्योंकि युद्ध तो लगातार चल रहा था। बात है 1761 की। अब उनको भी पोर्तुगीजों के भांति पद्दुचेरी तक ब्रिटिशों ने सीमित करके रखा था। बाकी भारत के ये चिरकुट यूपी बिहार के मुसलंडे, अब ये मुसलंडे काफिर का पक्ष तो कभी भी नहीं लेंगे, सीधी बात है। बचे जाट और राजपूत। अब जाट और राजपूत, माफ करना मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई ईतर ना ले, लेकिन जाट और राजपूतों की इतनी बड़ी औकात नहीं थी कि 2000 किलोमीटर दूर जाके किसी की मदद कर सके, किसी की यानी मराठाओं की मदद कर सके। उतनी बड़ी उनकी औकात नहीं थी।
उनका जाट और राजपूतों का लक्ष्य तो पूरा अपने राज्य के एक सीमा क्षेत्र तक सीमित रहा है। हमने देखा है, मैंने आपको बताया भी है बार बार लगातार। नाना ने असमंजस में नारायण भास्कर को और बड़े हड़बड़ी में गोमांतक भेजा, ये मेरा मानना है। बचे कुचे पोर्तुगीज इलाके में वहाँ गोमांतक से सटे सावंतवाड़ी के सावंत लगातार 60-70 साल से राजस्व पोर्तुगीजों का लूट के उनको अपंग बना ही रहे थे। वाड़ीकर सावंत के एक वकील है, विठल शिवराम सबनीस। अब इस विठल शिवराम सबनीस ने नाना को एक पत्र लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबनीस लिखता है, आपको अगर विश्वास है कि फिरंगी आपके साथ आपके पीछे है तो मैं आगाह कर दूं श्रीमंत, ये मृगजल सिद्ध होने वाला है। ये शुद्ध छलावा फिरंगी कर रहा है। मैं इनके नस नस से परिचित हूं, ये सबनीस लिखता है। 1757, 1758, 59 और 60 उसका तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। ये 3-3.5 वर्ष के मराठाओं का पराक्रम देख के भाई बम्बईकर अंग्रेज जो थे उन्होंने भी नरमाई दिखाने का, नरमाई जताने का धोरण बनाया हुआ है। नाना के आग्रह पर मुंबईकर गोरे ने अपना एक प्राइज नामक युवा तेज तर्रार अधिकारी को पुणे भेजा। प्राइज की डायरी उस वक्त के राजकीय हित संबंध जो थे, तनाव जो थे, ये स्पष्ट वहां पत्र में नजर आते हैं। अभी अभी जंजीरा के हमले में अंग्रेजों ने युद्ध सामग्री सिद्दी को मदद के तौर पे भेजी थी। ये मैंने लास्ट एपिसोड में हमने ये बताया है। और उसका कारण क्या था मित्रों? कारण था मराठाओं का डर, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति उस वक्त की तात्कालीन परिस्थिति ये थी कि एक अगर सिद्दी छोड़ दिया तो पश्चिम तट पर मराठाओं के घोड़े रोकने वाला कन्याकुमारी तक कोई नहीं बचा था। अगर ये अकेला सिद्दी हार जाता तो अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज होते, मुंबई भी हाथ से चले जाती। ये वो असली डर था। वैसे मुंबई से सटे जो इलाका है, ठाणे, पनवेल, कल्याण, इस छोर पे, और सूरत वेसन हाईवे के अंधेरी, बोरीवली, गोरेगांव, भाईंदर, माहिम, ये सारा प्रदेश मराठों के ही हाथ में था। और सारे, वो तो मैंने बता दिया है कि सारे मुंबई करके जितने भी अंग्रेज थे उनका गोमा सप्लायर तो सिद्दी ही था। धान के बड़े पैमाने पर सिद्दी मुंबई में बिक्री कर रहा था। तो गोरे को आम के आम उसके गुठलियों के दाम भी मिल रहे थे। गोरे खुश थे सिद्दी से, लेकिन मुख्य था डर, मराठाओं के तूफान से उद्ध्वस्त होने का डर। अब मराठाओं का दुर्भाग्य देखिए, श्री शिवराय की जन्मभूमि उनके कैलाशवास होने के बाद 75 साल लग गए और बाद में नाना ने स्वराज्य में लाई। ये हमने डिस्कस किया है। वैसे ही बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उनका लड़का थोर बाजीराव और उसका लड़का स्वयं नाना, अब इनकी जन्मभूमि श्रीवर्धन, ये भी हाशमी के कब्जे में अभी तक थी। अभी तक पेशवा छोड़ा नहीं पाए थे। मैं अटक तक की बात कर रहा हूं, अटक से कटक तक की बात कर रहा हूं, लेकिन श्रीवर्धन अभी भी हाशमी के ही कब्जे में था। यह है दुर्दैव। हाशमी का कांटा जो है, ये श्री शिवराय के जमाने से
नाना तक सभी मराठाओं के गले में अटक रहा था। नाना ने तुड़ाजी को तो नामशेष किया, लेकिन सिद्दी के विरुद्ध गत 80-90 साल से मराठा लगातार नाकाम रहे, ये भी वास्तव है। यहाँ मैं मित्रों मैं हजारों तत्कालीन कारण आगे कर सकता हूँ। इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ। यथार्थ ये है कि मराठे सिद्दी को हराने में नाकाम रहे, ये अंतिम सत्य है। 19 अगस्त 1759 को मुंबई प्रेसिडेंसी में गवर्नर ने एक पूरी काउंसिल बिठा दी। घंटों घंटे उनकी बातचीत चल रही। क्यों? क्योंकि प्राइस को पुणे भेजना था। तो प्राइस के पुणे दौरे का पूरा खाका गवर्नर ने अकेले नहीं बनाया, पूरी की पूरी काउंसिल बिठा दी। कहते हैं 6 या 7 2 घटिका लिखी हैं। 2 घटिका यानी हिसाब से तो 6 घंटे होते ही हैं। अब 6 घंटे काउंसिल बैठी है। विषय था सिर्फ प्राइस ने वहां पे जाके क्या बोलना है, उनका उद्देश्य क्या है, और ये पूरे दौरे से अंग्रेज को क्या मिलेगा, इस पे चर्चा थी। अब चर्चा में प्राइस को कुछ विधेय समझाए गए, लिखित तौर पे समझाए गए। मित्रों, मुझे याद है, ये विषय से इतर है, लेकिन ज्यादा विषयांतर नहीं करूंगा। एक ही वाक्य, ये विधेय शब्द जो है ना, ये हिंदी शब्द भंडार में पहले नहीं था। ये विधेय शब्द का निर्माता पूज्य सावरकर जी है। हम कहते हैं ना, महत्व के मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं उसे, पॉइंट्स कहते हैं ना, कि भाई कोई अगर वक्ता है, अगर बोलता है, तो आप देखिए उसके हाथ में एक चीट होती है। चीट में उसके 4-5 पॉइंट होते हैं कि भाई मेरे पास 15-20 मिनट है, ये 20 मिनट में ये मैंने 5 पॉइंट कवर करने हैं। तो वो फिर वो हर एक पॉइंट उठाता है, उसको विस्तार देता है। ये वक्ताओं का स्टाइल है, या हमें तो ऐसे ही सिखाया गया है। तो इसी तरह से ये पॉइंट्स को एक हिंदी और मराठी शब्द जरूरी था, तो वीर सावरकर ने उसका नाम विधेय दे दिया। महत्व के पॉइंट्स, महत्व के विधेय। तो प्राइस को पूरे विधेय लिखित तौर पे और कथित तौर पे समझाए गए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने उस चर्चा का पूरा मसूदा जो था वो छाप के हमारे लिए उपलब्ध कर दिया है। 1, नाना सदाशिव के बीच टेढ़ है, नाराजगी है। अब उनके 2 पक्ष हुए हैं, बोलते वक्त इनका जरूर ख्याल रखें। प्राइस को बता रहे हैं, शंकरराव फड़के नाना से अपमानित हुआ है। आज शंकरराव फड़के सदाशिव के खेमे में जा चुका है, उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन ध्यान रखे फड़के विश्वास पात्र मित्र किसी का नहीं है। ये भी प्राइस को बता रहे हैं। हाँ, उसके पास बहुत सारी अंदर की, फड़के के पास अंदर की जानकारियां जरूर है। वह जानकारियां निकालने की कोशिश आप करें। ये काउंसिल प्राइस को बता रही है। हमसे स्नेह भाव दिखा के सूरत से पैसे वसूलने की मनीषा शंकर फड़के की है, ये ना भूले। जंजीरा और उंदेरी के वक्त हमने मदद ना करके पेशवा को बहुत क्रोधित किया हुआ है, और रामाजी पंत नाना पेशवा का अत्यंत विश्वासु है। लगता है रामजी पंत ने ही नाना के क्रोध के आग में तेल डालने का काम किया है। आप सीधे कह सकते हो कि रामजी पंत ने जंजीरा हमले के बारे में जो योजना थी वो हमें नहीं बताई थी, और ऐन वक्त पे रामजी पंत ने
स्वयं आने के बजाय गंगाधर पंत को मुंबई भेजा था और गंगाधर पंत ने तोप गोले, लड़ाकू जहाज, युद्ध सामग्री की हमसे मांग की जो देने में हम असमर्थ थे। ये प्राइस को बता रहे हैं कि आप उसका उत्तर दे देना कि हमने मदद क्यों नहीं की। आगे काउंसिल ने समझाया कि भाई हम युद्ध सामग्री देने में असमर्थ है क्योंकि हम बेबस थे। कारण देखिए उनका, बेबस थे। इंग्लैंड से इतने जल्दी हमें सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाया। जब चाहो ठोक दो। ये मार्केटिंग वाले आजकल होते हैं ना, मार्केटिंग वाले भी ऐसे ही करते हैं। नहीं सर, वो बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। और बड़ा साहब कभी भी आपसे तुरंत फोन पे बात करेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी होती है। जो नकार देना है तो भाई बड़े साहब का नाम लो, नहीं जरा ऑफिस को मुझे पूछना पड़ेगा। ऑफिस होता है बंगलुरु में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, कोलकाता में, दूर दूर ऑफिस होता है। और वहाँ का मैनेजर तो फोन पे उस वक्त कभी भी नहीं आएगा। बाद में रात को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको फ़ोन करेगा और मड़ा हुआ कारण बता देगा। ये स्टाइल है मार्केटिंग की। अंग्रेज़ों ने वैसा ही किया कि भाई इंग्लैंड से इतने जल्दी सकारात्मक उत्तर हमें नहीं मिल पाया। जब तक इंग्लैंड से हमें अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते ना। सिद्धि को दी जाने वाली मदद है वो रोक सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकार इंग्लैंड को है। रामजी पंत ने योजना के बारे में 3-4 महीने पहले अगर हमें अगाऊ सूचना दी होती तो हम कुछ कर सकते हैं। आगे काउंसिल ने समझाया कि हम तो व्यापारी हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हशबी अपना माल मुंबई लाके विक्री करने की परमिशन मांग रहा है तो हम तो नहीं दे सकते। हम तो पेशवा को अपना माल भी मुंबई बंदर ले जाने की परमिशन देते हैं। बेशक पेशवा अपना माल मुंबई बंदर लाए और यहाँ बेचे, हमारा बाजार सबके लिए खुला है। ये काउंसिल कह रही है कि नाना को समझाओ कि भाई हजबी तो हमारे यहाँ पे धान की बिक्री तो करेगा ही, आप भी करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ही के लोग यानी मराठा व्यापार में अवरोध निर्माण कर रहे हैं। मुंबई में मजदूरी करने से सामान्य को रोकने वाले मराठे ही हैं, इससे हमें दिक्कत होती है। मराठे तो व्यापारियों को रोकने का भी प्रयास करते हैं। व्यापारियों को रोक के बेकायदा टैक्स मराठे वसूल रहे हैं। गए हफ्ते हमारे एक अधिकारी को थाने में चौकी में मराठों ने डाल दिया और उसके साथ जो सैनिक थे उनको सीधा कैद करके कोठड़ी में बंद करवाया है। उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। मित्रों, ये सारा प्रदेश है ना जो ये बता रहे हैं कि भाई इसको इधर कैद किया, उसको उधर कैद किया, आप ये मजदूर नहीं भेज रहे हैं वगैरह, सारा प्रदेश रामजी पंत के आधिपत्य वाला ही प्रदेश है। पनवेल हो गया, ठाणे हो गया, ये सटा हुआ जो प्रदेश है मुंबई से, ये सब रामजी के अंडर था, रामजी के आधिपत्य में ही था। वैसे अब जाते जाते बता दूं कि 1960 या 1970 तक ठाणे शहर का जो जिला कोर्ट है वो रामजी पंत के महल में ही चलता था। पनवेल में आज भी रामजी पंत की, आज 2025 में आज भी बहुत बड़ी हवेली है रामजी पंत की, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, वो प्राइवेट है, खाजगी है, जहाँ रामचंद्र पंत के जितने भी आज के वंशज है वो यहाँ वहाँ पे रह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। वंदे मातरम।